अपनी राय देने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बीजेपी के प्रवक्ता, इतिहास के बड़े जानकार भी हैं, इनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं सुबुही खान, उनका अभिनंदन है, एडवोकेट है। मेरे साथ इस चर्चा में मौजूद है रितेश्वर जी महाराज सदगुरु, आपका भी अभिनंदन है जोरदार तालियों के साथ। मेरे साथ मुजीबुर रहमान मौजूद है जो कि वकील हैं, आपका भी अभिनंदन है। और साथ ही मौजूद है सैयद नाजिम अली AIMIM के, आपका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। मैं सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी आपसे करना चाहता हूं। यह चर्चा बड़ी है। अमित शाह देश के गृह मंत्री कहते हैं कि 1947 में तो आजादी मिली, लेकिन 2014 में सांस्कृतिक की आजादी मिली, जो सबसे बड़ी बात है। इसमें देखिए, मैं दो बातें इस पे कहना चाहूंगा। महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी थी, हिंद स्वराज। उसमें उन्होंने ये लिखा था कि हम स्वतंत्रता की बात करते हैं, हम ब्रिटेन से मुक्ति प्राप्त करने की बात करेंगे और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहेंगे तो यह स्वराज नहीं होगा। और संयोग की बात आप देखें, स्वतंत्रता के बाद क्या हुआ, इसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। हमारी सरकार 2014 मई में बनी। 18 मई 2014 को लंदन के गार्डियन अखबार ने, जानते क्या लिखा, कि ये 16 मई का दिन भारत में वास्तविक आजादी का दिन माना जाना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ब्रिटेन का अखबार कह रहा है। क्योंकि इसके बाद, आजादी के बाद लंबे समय तक जो सरकारें रहीं, उन्होंने विचार और व्यवस्था दोनों में जो ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी थी उसको यथावत चालू रखा था। लेकिन सांस्कृतिक पुनर्जागरण कैसे, मैं उसी पे आ रहा हूं, मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं। जी जवाब। तो इसका अर्थ क्या हुआ, स्वतंत्रता मिली थी, उसका अर्थ क्या था, स्वतंत्र, अपना तंत्र। उसमें स्व का तत्व नहीं था। लोकमान्य तिलक ने स्वराज्य की बात कही थी, स्व का तत्व था ही नहीं। एवरीथिंग वॉज अंडर द ब्रिटिश लीगेसी। वही वेशवाणी तत्व दर्शन दूसरों का यह सबीले, विकृति को हम ग्रहण करते निज प्रकृति को आज भूले। तो ये जो एक परिवर्तन आया स्व के बारे में, सिर्फ ऐसा ही नहीं, योग शुरू हुआ, ये हमारा अपना था, हम क्यों भूल रहे थे। आयुर्वेद हमारा अपना था, वैदिक गणित हमारा अपना था, इतने नॉलेज बेस हमारे अपने थे, परंतु हम उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। हम केवल, अब कहना नहीं चाहिए, हम ये बात नहीं कहते। आपको पता है कि कोल्हापुर में महालक्ष्मी का मंदिर है। जब 2 इक्विनॉक्सेस होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर, उधर 3 दिन ऐसा होता, सूर्य की किरणें एक बार उस मंदिर में देवी के चरण पे पड़ती हैं, नेक्स्ट डे देवी के हृदय पे पड़ती हैं और फिर चली जाती हैं। कितना आर्किटेक्चरल, एस्ट्रोनॉमिकल, जो एक्सियल टिल्ट, तीनों का कैलकुलेशन होगा, वो भारत में नहीं दिखाया जाता था। सिर्फ ये दिखाया जाता था कि साहब ताजमहल और लाल किला बनाया हुआ, वो एक अलग विषय है क्या है, मगर ये चीज ना दिखाएं। बृहदेश्वर का मंदिर तंजावुर में, तमिलनाडु में, बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है, और उसकी छत पर जितना बड़ा स्टोन है, वो आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इतनी ऊंचाई पे ये स्टोन गया कैसे होगा। यह चीजें नहीं बताई जाती थी। स्व का तत्व इन सब में था, परंतु अफसोस कि हम उस बात को सिर्फ भूले हुए थे। और अंत में लाइन कोट करता हूं, VS नायपॉल नोबेल लॉरेट हैं, 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने कहा, भारत दुनिया का इकलौता देश था जहां पर राष्ट्रवाद को मजबूत करने वाला नहीं, कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। अब वो कहता है ये इकलौता देश है जो अपने लेके इतिहास को प्रामाणिक नहीं मानता, विदेशियों के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। तीसरा कहता, विदेशियों में भी ये किस विदेशी के लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है, जो आपके दुश्मन थे, जिन्होंने आप पे हुकूमत की, जिन्होंने आपको गुलाम बनाया, उसके लेके इतिहास को प्रामाणिक मानता है। इसलिए उन्होंने किताब लिखी थी, इंडिया ए वुंडेड सिविलाइजेशन। मुजीबुर रहमान, अक्षय कुमार कहते हैं कि हमें अपने राजाओं को जानने का पूरा हक है। पृथ्वीराज चौहान इस देश के आखिरी हिंदू राजा हुए, उनके बारे में कितना पढ़ाया गया। चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने ये फिल्म लिखी है, वो क्लियर कट कहते हैं कि हमारे देश में इतिहास को सही से पढ़ाया ही नहीं गया। अमित शाह कहते हैं कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का युग 2014 से शुरू हुआ है इस देश के अंदर। क्या आपको लगता है कि हम आक्रांताओं, लुटेरों को ज्यादा जानते हैं, योद्धाओं को कम जानते हैं? देखिए, अगर कोई कहता है कि जो हिंदू राजा थे वो हमारे राजा थे और जो मुसलमान राजा थे वो हमारे नहीं थे। अब सपोज कीजिए मैं कहूं कि मोदी जी हैं वो सुधांशु जी के जो है प्राइम मिनिस्टर हैं और मेरे नहीं हैं, तो ये बेवकूफ़ी की बात होगी। तो लोकतंत्र नहीं, जब लोकतंत्र नहीं था तब भी वही बात थी, तब भी राजा थे। जो राजा है वो तो सभी का राजा है, चाहे वो औरंगजेब हो, बाबर हो, अकबर हो, हुमायूं हो, अशोका हो। कौन आया? गौरी के सबका राजा था,
गौरी यहाँ पर जो आया मोहम्मद गौरी वो सबका राजा था। मोहम्मद गौरी यहाँ कभी राजा ही नहीं था। गजनवी सबका मोहम्मद राजा गौरी था। कभी राजा ही नहीं था यहाँ पर, नहीं तो वो आया सुल्तान चला था गया। ना, सुल्तान। राजा जो यहाँ राजा नहीं, था, नहीं, जिसने जी, राज किया, जिसने देश बनाया, आप एक जिसने सेकंड देश बनाया, मैं आपसे हम पूछ रहा उसकी हूं, बात कर रहे बाबर क्या हैं। भारत का राजा था? बाबर भारत का राजा था, बिल्कुल। कैसे था? कहां से आया बाबर? बाबर का क्या लेना देना यहाँ से? क्या मत क्यों नहीं लेना देना? उसने यहाँ आकर के अपनी सल्तनत बनाई, यहाँ रहा, हिंदुस्तान बनाया, और उसकी पुश्तों ने, उसके वंशजों ने हिंदुस्तान अखंड भारत बनाया। अच्छा। एक ऐसा भारत बनाया, एक ऐसा भारत बनाया जिसने पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बाबर ने? बाबर की संतानों ने, जी बिल्कुल। औरंगजेब ने? औरंगजेब ने 25% जीडीपी हिंदुस्तान को दी, 25% जीडीपी करी, अपने अखंड भारत बाप दिया। को जेल वो में रखा, भारत जिसको अपने आपके भाई का विश्वगुरु सर काट कभी के नहीं उसके बना जेल पा में रहे। भेजा। अखंड भारत जो आपके विश्वगुरु सिर्फ कहते हैं, मुंगेरी लाल के सपने दिखाएंगे, जीडीपी के सपने हिंदुओं के दिखाएंगे, सवा मन वो जनेऊ सन जलाए। 1700 में करके जी, दिखा सुधांशु, दिया। सुधांशु वो रिप्लाई। सन 1700 में करके सुधांशु, दिखा दिया। ऐसे देखिए कितनी मजेदार बात है। आपको पता है बाबर ने कब आया, कब शासन स्थापित किया? 1527। और 1527 में खानवा की लड़ाई के बाद उक्यान मर गया 1530। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे शासन किया है। मगर 500 साल पहले वाले बाबर का नाम लेके देख कैसे जोर जोर से बोल रहे हैं। 2.5 साल जिसने केवल इस देश पे शासन किया, वो कितना महान। और जो कह रहे हैं जीडीपी, बिल्कुल मैं आपसे कहता हूं बच्चों, जाके चेक करिए। एक बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए एंगस मेडिसिन, ओएसीडी कंपनी जो कंट्रीज हैं 54, उन 54 कंट्रीज ने करीब 200 रिसर्चर्स को स्पॉन्सर्ड किया था। 20 साल की रिसर्च के बाद किताब लिखी है उन्होंने, एंगस मेडिसन ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक हिस्ट्री द मिलेनियम पर्सपेक्टिव। 2000 साल के डॉक्यूमेंटेड इतिहास में 15वीं शताब्दी तक भारत का 35 से 40% जीडीपी में योगदान था। 16वीं शताब्दी में चाइना आगे जाता, 17वीं पीछे आता। तो ये जो 20-22 बता रहे हैं ना, वो तो हमारे डाउनफॉल होने के बाद का था। उस जमाने में ये भारतीय ने लिखा है, 54 देशों की रिसर्च ने मिला के लिखा मैंने जो हुआ है। कहा वो तो भारत के पार्लियामेंट में लिखा रखा है, भारत के आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा है 25% जीडीपी। लेकिन जो 35% हमारा तो 1500 साल से 40% जीडीपी थी, वो कहां लिखा रखा है? उसका सोर्स सुधांशु भाई मैंने बताया आपको, एंगस मेडिसिन, वर्ल्ड मिलेनियम पर्सपेक्टिव, ओएसीडी कंट्रीज की रिसर्च में 20 साल के बाद वर्ल्ड में लिखा है। भाई यही तो समस्या है कि जो भारत के बारे में लिखा नहीं। 500 साल पुरानी रिसर्च को आज करके पता लगाया। मुजीबुर रहमान, आपकी कुछ मजबूरी हो सकती है, आप आक्रांताओं को जीडीपी के साथ जोड़ें, आप आक्रांताओं को बोले कि उनके समय पे तो भारत महान हुआ, लेकिन शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी नींव कहां है। शायद हम भूल जाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है। हमारी संस्कृति प्रभु राम से है, हमारी संस्कृति बाबर और औरंगजेब से नहीं है। ये सत्य है, ये सत्य है। ये बात लाइन अगर आप अनुमति दे तो बोल दूं। अगर ये सच है कि उनके आने के बाद जीडीपी बढ़ा, तो मेरे भाई वो जहां से आए थे वहां क्या था? खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने का ठौर नहीं, शौक नवाबों वाले, कि मतलब वहां से आए और यहां हमारा जीडीपी बढ़ा। क्यों हिला डाला ना? ठीक है, नहीं देखिए, सुबुई खान, बाबर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, अभी मुझे पता लग गया। औरंगजेब, माफ करिए, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, मुझे पता लग गया, बहुत अच्छी जीडीपी थी। बाबर बहुत अच्छा शासन उन्होंने चलाया, ये भी जानकारी इस देश को मिली। ये नया इतिहास मुजीबुर रहमान, जो कि जाने माने वकील है, वो बता रहे हैं। एक बात मुझे बताइए, पृथ्वीराज चौहान आखिरी हिंदू राजा हुए, आखिरी हिंदू राजा हुए, उनका वर्णन तो आधे चैप्टर में कर दिया जाता है, लेकिन औरंगजेब, बाबर, खिलजी, इनकी कहानी तो कई किताबों में बताई जाती है। ऐसा क्यों? जी जी अमीश, मैं अपनी बात की शुरुआत एक सवाल से करना चाहती हूँ। मुजीबुर रहमान साहब से पहले तो ये सवाल करना चाहती हूँ कि कोई मुसलमान चोर या डकैत इनके घर में चोरी कर ले, डाका डाल ले, इनका घर तोड़ दे, तो क्या उसका प्रोटेक्शन करेंगे कि वो मुसलमान है, या उसके खिलाफ सबसे पहले जाके थाने में रिपोर्ट कराएंगे? जब अपने घर की बात आती है तो नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम क्या है। जब अपने घर के लिए इतना ज्यादा आक्रोशित हो सकते हैं, आंदोलनकारी बन सकते हैं, तो देश के लिए वो प्रेम आप लोगों के मन में क्यों नहीं आता है? मेरा इतना सा सवाल है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, ये सांस्कृतिक जागरण की बात जब हम करते हैं, उसका मतलब होता है कि अपने देश की संस्कृति, इतिहास, शास्त्र को समझें, अपने देश के नायकों को समझें। ये हिंदू मुसलमान का मसला नहीं है, ना ही ये मुस्लिम शासकों और मुगलों के खिलाफ कोई लड़ाई है।
ये जी। है सिर्फ सही और गलत में फर्क करने की लड़ाई अमीश। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि औरंगजेब की खबर पे जाके नमाज मत पढ़िए, दाराशिकों की खबर पे जाके नमाज पढ़िए। अमीश, मनोवैज्ञानिक तौर पे हम जिस तरह के संगीत सुनते हैं, जिस तरह की किताबें पढ़ते हैं, जिस तरह के नायकों को मानते हैं, उस तरह का हमारा चरित्र बनता है। आप सही हीरोज देश के सामने, मुस्लिम समाज के सामने क्यों नहीं लाने देना चाहते हैं? आप एपीजे कलाम को नायक क्यों नहीं बनने देना चाहते हैं? बहादुर शाह जफर का क्यों सम्मान करता है भारत? हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है अमीश, हम मुगलों के भी खिलाफ नहीं है। हम चित्र का नहीं, चरित्र का सम्मान करते हैं। जो अच्छा है उसको अच्छा बिल्कुल बोलिए, जो बिल्कुल, खराब है उसको खराब बोलिए। दाराशिकों का सम्मान करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कोई औरंगजेब का सम्मान करता है और वो कहता है कि औरंगजेब ने जीडीपी बढ़ा के दे दी, लेकिन वो भूल जाता है जिसने अपने बाप को जेल में रखा और अपने बाप को अपने सगे भाई का गला काट के भेज दिया गिफ्ट के अंदर। सोचिए वो औरंगजेब सेकंड, मिसाल है अमीश, कुछ लोगों के अमीश, लिए। 10 लेकिन एक सेकंड, मैं अब राजकुमार भाटी के पास